हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का आपके अपने आईटी हैंड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना है वो जानना है, वो टॉपिक है इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट। और हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट आता है और इफ स्टेटमेंट की अपनी अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो ये चार प्रकार की आपको इफ अवेलेबल है, जिसमें एक इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट है, दूसरा इफ इल्स स्टेटमेंट है, तीसरा जो आज का टॉपिक है वो है इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट। हम लोगों ने इससे पहले के दो लेक्चर में अलग अलग लेक्चर में सिंपल इफ और इफ इल्स स्टेटमेंट देख रखा है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एक बार डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, एक बार सिंपल इफ और एक बार इफ इल्स स्टेटमेंट देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको आज का लेक्चर इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट आपको समझ में आए। हमने देखा था सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में यही डिफरेंस रहा है कि सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट क्रमागत लाइनों को एग्जीक्यूट करता था, जबकि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट तय करता है वो डिसीजन पर कि डिसीजन अगर ट्रू होगा तब तो आपका जो लाइन नीचे रहेगा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए इसको डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए हम लोग प्री राइट ऑन बोर्ड पे लिखा हुआ कंटेंट है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट। इफ इलिफ इल्स इज अ टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट। हम लोग इफ इलिफ इल्स जो स्टेटमेंट है यह एक इफ स्टेटमेंट का ही एक ब्रांच है या एक टाइप है। किसका? इफ का। इफ की ब्रांचेस चार हैं, एक सिंपल इफ, एक इफ इल्स, एक जो आज का टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हैं इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट, जो चौथा है उसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। और इसी इफ इलिफ इल्स को हम लोग इलिफ लैडर भी कहते हैं। इलिफ लैडर, इलिफ लैडर, हम इसी को ही इलिफ लैडर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलिफ कई होंगे इसीलिए इसको लोग इलिफ लैडर कहते हैं। चलिए, इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट टेस्ट वन मोर देन कंडीशन एंड द ईच कंडीशन हैज अ ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। हम लोग इस तरह के स्टेटमेंट में कई कंडीशन को टेस्ट करते हैं और द ईच कंडीशन विथ एसोसिएटेड ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, और सभी कंडीशन के बिहाफ पे अपना एक ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर से इस लाइन को समझिएगा। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट मींस व्हाट्स इफ इलिफ स्टेटमेंट में वन मोर देन कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन टेस्ट करने का मौका मिलता है, एंड द ईच कंडीशन हैज अ ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। आपने सिंपल इफ स्टेटमेंट देखा था, उसमें एक कंडीशन टेस्ट किया जाता था और केवल एक ब्लॉक था, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक कहा करता था। हम लोगों ने उसी का नेक्स्ट ब्रांच देखा था, इफ का अलग स्टेटमेंट देखा था, दूसरा टाइप देखा था। उसमें इफ में एक कंडीशन था, लेकिन उसके बिहाफ पर दो ब्लॉक तैयार किए गए थे। एक इल्स ब्लॉक तैयार किया गया था, अब एक इफ ब्लॉक था। इफ ब्लॉक को ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक कहते थे, इल्स ब्लॉक को हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक कहते थे, लेकिन वहां भी कंडीशन एक ही टेस्ट किया जाता था। हमें जरूरत पड़ी कि हम मोर देन कंडीशन अगर कहीं हो तो कहां यूज करें, तो मोर देन कंडीशन अगर एक सिंपल इफ में सिंगल इफ, एक होता कई इफ लगा सकते हो, उसे मल्टीपल इफ कहते हैं। एक इफ के साथ में अगर आपको एक कंडीशन के साथ में या एक इफ यूज करो और उससे संबंधित, उससे एसोसिएटेड अलग अलग कंटेंट रहे, तो हम लोग उसे कहते हैं ये इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट। आपके पास एक ही कंडीशन टेस्ट करने का मौका सिंपल इफ में भी रहा था, आपके पास एक समय में एक कंडीशन टेस्ट कर पाते थे इफ इल्स में भी, लेकिन यह एक ऐसा स्टेटमेंट है या इस स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाए अपने प्रोग्राम में जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हो और उन कंडीशन को हमें टेस्ट करना हो।
और प्रत्येक कंडीशन से संबंधित एसोसिएटेड अपना ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट हो, तब हम लोग इस तरह के स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। अगर एक ही कंडीशन है तो वी यूज ओनली इफ, इल्स और सिंपल इफ। लेकिन एक से ज्यादा कंडीशन अगर है, कई चीजों को आपको जांच करना है, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? ये तीसरा वाला ब्रांच, जिसे हम लोग इफ इल्स इल्स स्टेटमेंट कहते हैं, इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट। तो यही बात यहां समझाने की बात किया गया। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा इस बात को। इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट टेस्ट वन मोर देन कंडीशन। यदि आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन टेस्ट करना हो, तब बेहतर है इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट एंड द ईच कंडीशन हैज, प्रत्येक कंडीशन के टेस्ट के साथ में एक ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक रहेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ कंडीशन आप, जितनी बार आप कंडीशन स्टेटमेंट यूज करेंगे, उतने बार आप ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। आपने अभी तक देखा था प्रीवियस लेक्चर में, अब इसके प्रीवियस ब्रांच में, चाहे वो सिंपल इफ रहा हो, चाहे इफ इल्स रहा हो, आप केवल इफ के साथ ही कंडीशन टेस्ट कराते थे। लेकिन यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप इफ के साथ तो कराएंगे ही कराएंगे, आप अपनी कंडीशन इलिफ के साथ भी करा सकते हैं। आप कंडीशन इफ के साथ कराएंगे, आप कंडीशन इलिफ के साथ कराएंगे। आप इल्स के बारे में पहले से ही आप वाकिफ है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में ही इल्स की बात किया था। इल्स के साथ हम लोग कोई कंडीशन टेस्ट नहीं करते थे, ना करेंगे। लेकिन अगर आपको कंडीशन टेस्ट करना है तो आपके पास अब दो मौका हो गया है। एक तो इफ के साथ करेंगे, दूसरा किसके साथ करेंगे? इलिफ कीवर्ड के साथ भी आप कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं। चलिए, इस बात को समझने के लिए, इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट टेस्ट वन मोर देन कंडीशन एंड द ईच कंडीशन हैज अ ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। प्रत्येक कंडीशन को टेस्ट करेंगे, और वह टेस्ट करने के लिए या तो इफ यूज करेंगे, इफ तो वन टाइम ही यूज कर सकते हैं। याद रखिए, चाहे आप सिंपल इफ को देख लीजिए, चाहे आप इफ इल्स को देख लीजिए, आपको इफ के साथ एक ही बार आपने मोस्टली यूज किया था। आप ऐसा कर सकते हो, इफ फिर ट्रू स्टेटमेंट, फिर इफ ट्रू स्टेटमेंट, फिर इफ ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन वो सिंपल इफ कहलाएगा, वो मल्टीपल इफ कहलाएगा। वो आपका कंडीशन टेस्ट करने के लिए आपको इफ में यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास इलिफ एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर आप अपने कंडीशन को टेस्ट कर सकते हो एज अ लाइक ऑफ इफ। जैसे इफ में यूज किया जाता तो वैसे इलिफ में यूज करेंगे। आइए आगे देखेंगे हम लोग अभी। अच्छा, आगे देखिए, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट या मल्टीवे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। हम लोग इसे मल्टीवे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं या मल्टीपल डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर आप एक से ज्यादा तरह के डिसीजन टेस्ट कर सकते हो और प्रत्येक डिसीजन के साथ में अपना ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। याद रखिए, चाहे एक नहीं, एक से ज्यादा भी टाइम आप कंडीशन को टेस्ट कराओगे, लेकिन हमारा कंट्रोल एट अ सेम टाइम केवल एक स्टेटमेंट को जिसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दोबारा टेस्टिंग का काम नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, चाहे वो इफ हो, चाहे वो इलिफ हो, एक बार अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो नीचे वाले कोई भी कंडीशन होगा, उसको नेक्स्ट लाइन को या उस वाले कंडीशन को टेस्ट करने को उसको जरूरत नहीं होती। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो सीधे कंट्रोल आउट ऑफ स्टेटमेंट, आउट ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट, उस ब्लॉक के पूरे ब्लॉक के स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इफ ब्रांच, इस तरह के इफ ब्रांच में, इफ को ब्रांच क्यों कहा जा रहा है? इफ स्टेटमेंट है और उसकी चार तरह से हम लोग इफ का यूज करते हैं। और चार तरह के इफ कौन है? सिंपल इफ इल्स, इफ इलिफ इल्स, जो आज का टॉपिक है, और इसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड इफ। चार डिफरेंट ब्रांचेस इसके हैं, तो इफ के चार ही तरीके हुए, ब्रांचेस हुए। तो इन दिस टाइप ऑफ, जब मैं इन दिस टाइप ऑफ कह रहा हूं तो डायरेक्ट आप समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूं? इफ इलिफ इल्स की बात कर रहा हूं। आप है इफ ब्रांच स्टेटमेंट, ये इफ का ही एक क्या है? एक तरीका है, एक ब्रांच है, एक आइडिया की वे है। ओनली वन फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक। ध्यान रखना है, आपको केवल एक इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट केवल एक दिखेगा, और ट्रू स्टेटमेंट आपको जितने इलिफ यूज किए होंगे या जितने इफ यूज किए होंगे, सबके साथ ट्रू स्टेटमेंट
एसोसिएट रहेगा, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट केवल एक रहेगा और वो सबसे अंत में एग्जीक्यूट होगा। जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब इल्स ब्लॉक सबसे अंत में, जब कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट आपको आउटपुट में दिख जाए तो समझ जाइए हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तभी वो इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने तक कंट्रोल पहुंचा है। चलिए ये बात समझ में आ गया। द फर्स्ट कंडीशन टेस्ट इफ स्टेटमेंट। बहुत सारी कंडीशन तो होंगी, लेकिन जो सबसे पहली कंडीशन होगी उसको आप इलिफ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन किसको यूज करेंगे? इफ से यूज करेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, वही इफ है जिसे सिंपल इफ कहते थे, वही इफ है जो इल्स को भी अपने साथ एसोसिएट किया था, उसी का नाम इफ इल्स हो गया था। वही इफ है जो आज इलिफ को और इल्स को अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो शुरुआत तो इफ से सद्य होगा, इसलिए तो इसे इफ स्टेटमेंट कहते हैं। शुरुआत इफ से ही होना है, चाहे सिंपल इफ होगा, चाहे इफ इल्स होगा, चाहे वो आज इफ इलिफ इल्स यूज कर रहे हैं या आगे जाके आप नेस्टेड इफ यूज करेंगे। इफ का शुरुआत होना ही करना पड़ता है क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट है। तो फिर समझिएगा, द फर्स्ट कंडीशन टेस्ट, जो पहला कंडीशन टेस्ट होगा वो इफ स्टेटमेंट के साथ होगा। एंड ऑल रिमेन्स, और जितने उसके बाद आपको कंडीशन टेस्ट करना पड़ेगा, कंडीशन टेस्ट इन इलिफ स्टेटमेंट। मतलब अगर आपके पास 10 कंडीशन हो किसी प्रोग्राम के अंतर्गत, तो पहला कंडीशन इफ के साथ में, बाकी 9 कंडीशन किसके साथ में? इलिफ 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 इलिफ। ये बात ध्यान देने वाली है। आपको मैंने ये तो बता दिया कि कंडीशन चाहे इससे आप टेस्ट कराओ चाहे इलिफ से, लेकिन याद रखना शुरुआत में सबसे पहली जो कंडीशन स्टेटमेंट होगी जो हम लोग टेस्टिंग करेंगे वो इफ से होना अनिवार्य है। नहीं आप सोचो इलिफ से कर लूं बाद में इफ से कर लूं, ये समझना बहुत अनिवार्य बात है। शुरुआत इफ से और मोर देन होंगे तो आप इलिफ से कर लीजिए, कोई नहीं होगा तो लास्ट में एक इल्स स्टेटमेंट भी आप दे दीजिएगा। आइए वो बात को समझने के लिए हम लोग सिंटैक्स समझेंगे, अभी नहीं। तो इफ, इलिफ एंड इल्स आर कीवर्ड्स। ये इफ, इलिफ एंड इल्स ये कीवर्ड है। तो आपको अपने ऑब्जेक्ट का नेम कभी भी इस तरह से नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना भी होगा तो आप इसको कैपिटल केस में, अगर कैपिटल में IF लिख देंगे या कोई एक लेटर कैपिटल में कर दीजिए तो वो कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है। कीवर्ड क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आपने केस इनका चेंज कर दिया तब तो आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है आपको कीवर्ड का नाम नहीं लिखना है, आप ही कंफ्यूज रहेंगे। तो आगे देखते हैं, इफ, इलिफ एंड इल्स आर कीवर्ड्स ऑफ पाइथन एंड ईच स्टेटमेंट मस्ट बी इंडेड विथ इंडेंटेशन मार्क। और याद रखना, चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो और चाहे इल्सिफ स्टेटमेंट होगा और चाहे वो इल्स स्टेटमेंट होगा, याद रखना इसके लास्ट में इंडेंटेशन मार्क बहुत अनिवार्य है। बिना इसके आप करेंगे तो एरर हो जाएगा। इंडेंटेशन मार्क इज अ मैंडेटरी ऑफ द इंडेड विथ इफ, इलिफ एंड इल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं, इलिफ में भी कंडीशन टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन इल्स में कंडीशन टेस्ट नहीं कराएंगे। ये बात फिर से मैं आपको रिपीट कर दिया। नेक्स्ट, द ऑल कंडीशन डू नॉट सेटिस्फाइड। यदि आपने जितनी भी कंडीशन टेस्ट कराई हैं, और फिर से मैं बता दूं, जितनी भी कंडीशन में, पहली कंडीशन इफ के साथ में, बाकी इलिफ के साथ में, जितनी भी कंडीशन आपने टेस्ट कराई हो और सपोज दैट उस पर कोई कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ना तो इफ की हुई ना जितने इलिफ आपने यूज किए वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, तो द ऑल कंडीशन डू नॉट सेटिस्फाइड, देन कंट्रोल विल बी एग्जीक्यूट इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। तब कहीं जाके कंट्रोल आपका इल्स ब्लॉक पे जाएगा और उसके लिखे गए फॉल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। आगे, इफ एंड इलिफ, इफ एंड इलिफ स्टेटमेंट हैव मस्ट बी इट्स ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। ध्यान रखना, चाहे आप इफ की बात करें चाहे इलिफ की बात करें, क्योंकि दोनों में कंडीशन आप टेस्ट करा सकते हैं, तो प्रत्येक के साथ में आपको ट्रू स्टेटमेंट एटलीस्ट सिंगल लाइन का होना मस्ट है।
मतलब आप एक लाइन का कम से कम तो डालिए उसमें, स्टेटमेंट बॉडी ऑफ जो पार्ट होगा उसमें, एग्जीक्यूशन पार्ट में एक लाइन का स्टेटमेंट होना मस्ट है। और अगर आपने इफ के बाद टू स्टेटमेंट में, हम लोग बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को टू स्टेटमेंट कह रहा हूं, इफ के बाद जो भी आप लिखेंगे वो टू स्टेटमेंट ब्लॉक कहलाएगा। और इलिफ के बाद भी जो भी आप लिखेंगे ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट कहलाएगा। तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट में सिंगल लाइन कम से कम तो होनी ही चाहिए, बाकी आप वन मोर देन स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। कुल मिला के समझना ही है कि यू कैन नेवर एम्प्टी स्टेटमेंट ऑफ द इफ आर इलिफ। इलिफ के अंतर्गत या इफ के अंतर्गत या तो इल्स के अंतर्गत आप कभी ऐसा नहीं करिएगा कि कोई लाइन ना हो, ठीक है। उसमें लाइन होना अनिवार्य है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट में कम से कम एटलीस्ट एक स्टेटमेंट होना मस्ट है। एक से ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। आगे जरा देखें, if and elif statement have must be its true statement block if condition is satisfied। यदि condition satisfied हो जाए then the true block executed and control jump to out of if elif else statement other statement। आपका पहला if फिर elif और उसके बाद add so on। पहले इफ को कंट्रोल जाएगा, इफ के कंडीशन को टेस्ट करेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो इफ के ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, सीधे बाहर निकल जाएगा। अब उसे इलिफ में जाने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना। लेकिन यदि पहली वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरे वाले इलिफ में कंट्रोल जंप करेगा, वहां कंडीशन टेस्ट करेगा और वहां कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो उसके एसोसिएटेड ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और वो अगले पे ना जाके वहां से बाहर चला जाएगा। मतलब जब जब कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होगी तभी नेक्स्ट स्टेटमेंट जंप करेगा, अदरवाइज जंप नहीं करेगा, वहीं से एग्जिट कर जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ये बिहेवियर एक्चुअली में इट इज वेरी यूजफुल फॉर यूजर व्हेन एवर दे हैव टेस्ट द मोर देन कंडीशन। इसका उपयोग कब करिए? जब आपके पास मोर देन कंडीशन टेस्ट करने की बात हो। अगर आपका सिंगल कंडीशन टेस्ट करना है तो आप सिंपल इफ यूज कर लीजिए, लेकिन आपको इफ और इल्स दो ब्लॉक करना है। कंडीशन ट्रू हुई तो ये दिखाए और कंडीशन फॉल्स हो तो ये दिखाए, तो आपको चूज करना चाहिए इफ और इल्स स्टेटमेंट। और केवल ट्रू के बारे में जानकारी लेना हो तो ये काम तो सिंपल इफ से भी हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन पे दो एक्शन परफॉर्म करना हो, या तो ये, तो आपको इफ इल्स यूज करना चाहिए। और कंडीशन ही अगर वन मोर देन हो जाए तो आपको ना इफ काम आएगा सिंपल और ना इफ इल्स काम आएगा, आपको काम आएगा इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, इट इज वेरी यूजफुल फॉर यूजर व्हेनेवर दे हैव टेस्ट द मोर देन कंडीशन एंड इट्स एसोसिएटेड टू स्टेटमेंट ब्लॉक। बहुत सारे कंडीशन आपके होंगे और वो कंडीशन के साथ में उनसे एसोसिएटेड टू स्टेटमेंट ब्लॉक होना अनिवार्य है। आगे, इफ इलिफ इल्स जो आज का टॉपिक है, स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड टू इलिफ चेन स्टेटमेंट। इसे इलिफ चेन स्टेटमेंट भी कहते हैं, या इसे मल्टीवे, ये मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। आप इसे कहना चाहें तो एक नाम और कह सकते हैं, हम लोग इसी का एक नाम देते हैं इलिफ लैडर। क्या देते हैं? इलिफ लैडर। तो आप चाहे इलिफ लैडर कहिए, चाहे इसको हम लोग इलिफ चेन स्टेटमेंट कहें या मल्टीवे या मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहें, वी आर कॉल टू वेरियस नेम्स। ठीक है, आगे देखें, द फर्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट, जो पहला कंडीशन होगा स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट होगा, वो इफ के साथ यूज होगा। इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, द कंट्रोल टेस्ट, जो कंट्रोल होगा वो द कंट्रोल जंप टू जस्ट नेक्स्ट कंडीशन, तब नेक्स्ट वाले कंडीशन पे जंप करेगा। अगर पहला इफ कंडीशन नहीं ट्रू हुआ, मतलब नॉट सेटिस्फाइड हुआ, तब वो अगले वाले इलिफ पे जाएगा, वहां पे कंडीशन रखा होगा उसको टेस्ट करेगा। अगर वो नहीं हुआ तो अगले पे जाएगा, वो नहीं सेटिस्फाइड होता अगले पे जाएगा, एड्स वन कंटिन्यूअस। और अगर कोई नहीं हुआ तो इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा। और कोई अगर कोई एक भी, चाहे इफ या कोई भी इलिफ स्टेटमेंट
अगर सेटिस्फाइड हो जाता तो उससे लगे हुए एसोसिएटेड टू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता, कंट्रोल बाहर चला जाता, उसको नहीं जरूरत होती है नेक्स्ट वाले पे जाने के लिए। अक्सर ये बच्चे नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पहला अगर कंडीशन ट्रू हो गया और तो क्या दूसरे वाले को टेस्ट करेगा? नहीं, कंट्रोल सीधे वहीं से बाहर चला जाता है, केवल सत्य की तलाश के लिए रहता ही है। ट्रू हुआ, कंट्रोल एग्जीक्यूट किया, बाहर गया, दूसरे वाले को जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर नहीं मिलेगा तो सत्य की खोज में अंत तक जाएगा और कोई नहीं मिलेगा तो लास्ट में इस स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट कर देगा कंट्रोल। ठीक, आगे चलें, फिर से इस बात को पढ़ ले। द फर्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट, मैं पहला जो कंडीशन स्टेटमेंट कह रहा हूं उसको ब्रैकेट में इफ स्टेटमेंट लिखा हूं, क्योंकि पहला जो कंडीशन स्टेटमेंट होता है वो इफ के साथ ही यूज होता है। इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो फॉल्स हो गया, द कंट्रोल जंप टू जस्ट नेक्स्ट कंडीशन, फिर दूसरे वाले कंडीशन में चला जाएगा। और वो कंडीशन कौन होता है? इलिफ के साथ शब्द होता है। एक इफ होता है, उसके बाद जब भी कोई कंडीशन को टेस्ट कर रहा होगा तो इलिफ कर रहा होगा। तो इसीलिए कहा गया है अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो कंट्रोल इलिफ पे जाएगा, इलिफ वाले कंडीशन को देखेगा, टेस्ट करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो उससे लगे हुए ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर चला जाएगा। अगर वो भी फॉल्स हो गया तब नेक्स्ट वाले इलिफ पे जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले इलिफ पे जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले इलिफ पे जाएगा। और कभी ऐसा हो जाए कि कोई इलिफ के कंडीशन सेटिस्फाइड ही ना हो तो इस वाले ब्लॉक को तो एग्जीक्यूट होना ही होना पड़ेगा। मतलब बिना यहाँ एग्जीक्यूशन हुए बाहर नहीं निकल सकते हैं, या तो सत्य को एग्जीक्यूट करोगे या आखिरकार आपको असत्य वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे एट सो ऑन, इसी तरह कंटिन्यू जंप टू नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्ट स्टेटमेंट एंड वेन एवर द ऑल कंडीशन स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपकी इसी तरह से इफ की भी नहीं सेटिस्फाइड हुई कंडीशन, इलिफ की भी नहीं हुई, अगले इलिफ की भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, मतलब फॉल्स होता जा रहा है, फॉल्स होता जा रहा है, then the else block will be execute definitely, तब डेफिनेटली ये बात सत्य है कि आपको इल्स वाला ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके निकलेगा। आई होप ये आपको आइडिया समझ में आया और ये कंसेप्ट आपको समझ में आया इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट को। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसका सिंटैक्स और इसका फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम। इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। आइए हम लोग अब इसका सिंटैक्स पहले जान लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स ये रहा। सबसे पहले आपको याद होगा अदर स्टेटमेंट सब में होते हैं, इसमें भी अदर स्टेटमेंट हो सकते हैं, और जो अदर स्टेटमेंट होगा वो अपर स्टेटमेंट। आपके जानकारी के लिए बताऊं, अपर स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपके इफ से पहले अगर कोई चीज लिखा रहेगा तो वो अदर कहलाएगा, अदर के साथ साथ आप उसे कहो अपर स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? आपका इफ स्टेटमेंट होगा और कंडीशन को ही आप टेस्ट करेंगे, कंडीशन 1। और ये देख लीजिए कोलन साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलन साइन को इंडेंटेशन मार्क कहते हैं। इंडेंटेशन मार्क करेंगे और यहाँ पर एक लाइन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट्स। और ठीक इसके सामने आना है आपको, फिर लिखना है इलिफ, स्मॉल लेटर में ई है भाई, इलिफ। और यहां पर आपको देना होता है कंडीशन नंबर 2, टेस्ट करना होगा। यहां भी क्या लगाना होगा? इंडेंटेशन मार्क। और इनके लिए भी ठीक इसी तरह से लिखना पड़ेगा और ये भी कहलाएंगे ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी तो कंडीशन है। कंडीशन ट्रू होगी तो एक एग्जीक्यूट होंगे। एक लाइन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बस ध्यान रहे इंपटी नहीं हो सकते, ये नॉन स्टेटमेंटल नहीं हो सकते कि इसमें स्टेटमेंट ना हो या इसमें स्टेटमेंट हो। जब भी आप कोई कंडीशन टेस्ट करेंगे या कंडीशन आप भूल जाइए, जब भी इंडेंटेशन मार्क लगेगा तो ध्यान रखना है उसके अंदर एक स्टेटमेंट कम से कम होना अनिवार्य है, नहीं भी एरर हो जाएगा। और इस एरर को बचाना अगर आपको होगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो क्या तरीका है कि आप ऐसा बच सकते हैं, लेकिन हम लोग नेस्टेड इफ में उसकी चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी आपको नहीं करना है ऐसा। इफ इलिफ, आइए एक और इलिफ लिख देते हैं, उसे कोई काउंट नहीं है, हम यहां कंडीशन n लिख दे रहे हैं, मतलब कोई तय नहीं है कितने कंडीशन हो सकते हैं। 2 मैंने लिखा है और ऐसे हो सकते हैं।
अब इसके अंतर्गत भी कई लाइनें हो सकती हैं, इसको भी हम लोग ट्रू स्टेटमेंट ही कहेंगे, ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट। और यहां पर ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूं इसलिए कि आपको एक मार्जिन समझा पाऊं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको करना नहीं है इस तरह से। और यहां पे लास्ट में क्या रहेगा, इल्स, और यहां भी कोलन साइन रहेगा। इसके भी कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं, इसे फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट्स कहते हैं। और लास्ट में अगर आप बात करें अब तो अदर स्टेटमेंट रहेगा। क्या रहेगा, अदर स्टेटमेंट। एक भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट, यहां टेस्ट करेंगे, कंडीशन नंबर टू यहां करेंगे, कंडीशन नंबर n यहां करेंगे, और कोई भी कंडीशन अगर नहीं मैच हुआ तो इल्स को एग्जीक्यूट करेगा। और देख रहे हैं पहला कंडीशन आपको इफ में ही करना होता है, और उसके बाद जो करना होता है कहां करना होता है, इफ में करना होता है। इसमें एक इल्स भी आप रखते हैं, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं हुई कंडीशन तो इल्स को एग्जीक्यूट करता है और कंट्रोल हमारा बाहर जाएगा। ये रहा सिंटैक्स, और ये डॉट डॉट मैं आपको इरेज कर दूं, नहीं कंफ्यूज हो जाए आपको ये क्या है, ये रहा इसका सिंटैक्स। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, सॉरी फॉल्स हुआ, तब यहां आएगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट में जाएगा। अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा, और आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ क्या, इफ इलिफ स्टेटमेंट, इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट, इससे बाहर चला जाएगा। ध्यान रखना, इससे ठीक एरो बना दूं आपके लिए, ये सीधे अदर स्टेटमेंट में आएगा। इसी तरह देख लीजिए, अगर ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा और सीधे कहां आएगा, बाहर आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो एक्स को एग्जीक्यूट करेगा, ये भी कहां आएगा, सीधे बाहर आएगा। फॉल्स हुआ यहां से तो कहां जाएगा, सीधे इल्स में जाएगा। मैं समझा रहा हूं आपको वन टाइम अगेन। और ये क्या करेगा, अगर अब इससे इसको एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा। बात को समझिए, इफ हुआ, कंडीशन होगा, कंडीशन या तो ट्रू होती तो फॉल्स होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट वाले कंडीशन पे जंप कर जाएगा कंट्रोल, और यहां पर टेस्ट होगा। और सपोज दैट ट्रू होता तो सर, ट्रू होता तो देखिए अपने ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और वहीं सीधे निकल कर कहां जाएगा, अदर स्टेटमेंट में आ जाएगा। चलिए सपोज दैट सर फॉल्स हुआ, यहां आ गए, फॉल्स में भी आने के बाद यहां कंडीशन टेस्ट करेगा। ये कंडीशन या तो ट्रू होगी इफ की, या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू हुआ तब तो ये देखिए ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और यहां से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा अदर स्टेटमेंट में। अगर कंडीशन सर फॉल्स हुई तो उसको आना पड़ेगा, नेक्स्ट पे जंप करना पड़ेगा, कंडीशन एन पे। अब ये कंडीशन यहां भी चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, फॉल्स होते है। ट्रू हुआ तो इसका बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट होगा, और सीधे ये भी कहां चला जाएगा, आउट में चला जाएगा। कंडीशन फॉल्स हुई तो उसको इल्स ब्लॉक में आना होगा, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद भी इसको कहां आना पड़ेगा, अदर में आना। अदर पे तो आना ही पड़ेगा सबको सब। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, किस तरह से काम करता है। अगर आप इसका फ्लो चार्ट समझना चाहते तो ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपका स्टार्ट होगा प्रोग्राम, अदर स्टेटमेंट आपका होगा, अब आपका कंडीशन होना है, कंडीशन 1 जो इफ के साथ यूज कर रहे हो। अब ये ट्रू भी हो सकता है, सॉरी ये फॉल्स भी हो, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। चलिए फॉल्स इधर लिखते हैं, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अगर ट्रू हुआ तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद सीधे कहां चला जाएगा, एग्जिट में चला जाएगा। ये हम लोग यहां पे इसको एग्जिट बता दे रहे हैं। और अगर फॉल्स हुआ तो उसको फिर से एक कंडीशन मिलेगा, और कंडीशन यहां पर टेस्ट हो जाएगा। कंडीशन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी होगा,
फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगा तो वह फिर से कंडीशन को टेस्ट करने चलेगा। एट सो ऑन इसी स्टाइल में आप तैयार कर सकते हैं, और ट्रू होने पर आपको सीधे कहां जाना है, अदर स्टेटमेंट में निकलना है। आप इसको खुद सेल्फ डिजाइन कर सकते हैं बढ़िया से, और या फिर हमें बड़ा स्पेस चाहिए फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूं अच्छे से। थोड़ा सा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए। आई होप आप सब डिजाइन तो कर लेंगे, फिर भी मैं प्रयास कर लेता हूं इसके लिए। ये रहा स्टार्ट, ये रहा अदर स्टेटमेंट, ये रहा कंडीशन 1, ये रहा ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू होने पर यहां पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद उसे बाहर जाना होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, ये फॉल्स अगर होने पर कंडीशन क्या होगा, फिर यहाँ कंडीशन टेस्ट होगा, और यहाँ कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन ट्रू हुआ सपोज दैट, तो इनका ट्रू ब्लॉक होगा एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये आगे को निकल जाएंगे। अगर फॉल्स हुआ तो फिर से नेक्स्ट इलिफ में जाएंगे। इलिफ में भी अगर ट्रू हुआ तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो आप देख लीजिए, एक इफ आपने यूज किया है, एक कंडीशन, दूसरा इफ यूज किया है, दूसरा कंडीशन। ये जो कंडीशन है ये इफ में यूज हो रहा है, ये इफ का है। ये कंडीशन किसका है, इलिफ का है। उसके बाद फिर से आपने एक इलिफ किया है, हमने फिर एक इलिफ किया है। एग्जैक्ट इसी के हिसाब से बना रहा हूं। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो कहां जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो सीधे इल्स ब्लॉक में जाएगा। कहां जाएगा, इल्स ब्लॉक में जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। और इल्स ब्लॉक में भी जाने के बाद उसको कहां आना पड़ेगा, अदर स्टेटमेंट की आना पड़ेगा। ये मैं ले रहा हूं एक लाइन इधर से, और इसको लाके कहां ऐड कर ले रहा हूं, अदर स्टेटमेंट में, अदर स्टेटमेंट। और लास्ट में क्या कर लूंगा, हम यहां से एग्जिट हो जाएगा। एक बार मैं इसको समझा दूं, आपको बात समझ में आ जाए। कंट्रोल देखिए स्टार्ट हुआ, ये अदर स्टेटमेंट, पहले अदर स्टेटमेंट से पहले स्टार्ट हुआ अदर स्टेटमेंट, ये अदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कंडीशन आपको 1 टेस्ट करना है, इफ मैंने किया। अब ये कंडीशन देखिए ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अगर ट्रू हुआ तो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा और बाहर चला जाएगा। इस देखिए, अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो ब्लॉक अपना एग्जीक्यूट करेगा और यहां सीधे कहां चलाएगा, देख लीजिए, अदर स्टेटमेंट से निकल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये देखिए, कंडीशन फॉल्स हो गई तो इलिफ में फिर से कंडीशन नंबर 2 टेस्ट कराया जा रहा है। कंडीशन नंबर 2 अगर ट्रू हो गया तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और बाहर चला जाएगा। ये देखिए, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट किया और यहां से क्या हुआ, ये भी बाहर निकल आया, एग्जिट हो गया। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो गया, फिर इलिफ में कंडीशन नंबर यहाँ पे 3, कंडीशन n, यहाँ पे कंडीशन n आप यूज कर रहे हो। और ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये ट्रू स्टेटमेंट देखिए एग्जीक्यूट करेगा और यहां से भी क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा अदर स्टेटमेंट में और फिर एग्जिट हो जाएगा। और कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो सर ये देखिए, फॉल्स हुआ तो कंट्रोल निकलेगा, कहां पहुंचेगा, इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और वहां से एग्जीक्यूट करने के बाद भी उसको कहां आना पड़ेगा, अदर में आना पड़ेगा और एग्जिट हो जाएगा। ये रहा, इसे कह सकते हो आप ब्लॉक डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम ऑफ इफ, इलिफ, इल्स स्टेटमेंट। तो आई होप आपको इफ, इलिफ, इल्स स्टेटमेंट का थ्योरी कंप्लीट समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको इसका ये सिंटैक्स किस तरह से काम करता है सिंटैक्स समझ में आया होगा।
फ्लो ऑफ कंट्रोल समझ में आया होगा और डाटा फ्लो डायग्राम समझ में आया होगा। बस अब बात रही एक एग्जाम्पल की, और उस एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझकर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इस डाटा फ्लो डायग्राम को मैं इरेज कर दे रहा हूं। आप फ्लो चार्ट को कई तरीके से बना सकते हैं। जो मैं यहाँ फॉल्स इस साइड निकाल रहा हूं, आप इधर ट्रू निकाल सकते थे, इधर फॉल्स निकाल सकते थे। मतलब आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस रूल्स के हिसाब से काम होना चाहिए बस। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। एग्जांपल में राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है और वो प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम इनपुट परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल फाइंड आउट डिवीजन। आपको डिवीजन पता करना है, कौन से डिवीजन का स्टूडेंट्स हुआ। और मोटे तौर पर बता दूं, अगर हम लोग यूपी बोर्ड की बात करें तो अगर 60 से ज्यादा अगर ग्रेटर देन होता है मार्क्स, तो उस बच्चे को फर्स्ट डिवीजन होता है। अगर वो 45 से ज्यादा होता है और 5-6 के तक रहता है तो उसको सेकेंड डिवीजन कहा जाता है। और अगर वह ग्रेटर देन 32 एंड लेस देन 44 तक है या 45 तक है, यहाँ पे 60 कह देते हैं हम, तो अगर 45 से इसके बीच में तो उसको मिलेगा थर्ड डिवीजन। और अगर वो 33 से लेस देन है, ठीक है, अगर 33 से वो लेस देन है, लेस देन 33, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ठीक। अगर लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। अगर इसी बिहेव पर प्रोग्राम बनाया जाए तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक परसेंटेज नाम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसे हम यहाँ पर इंट इनपुट इंटर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। एक मैसेज करिए, कीबोर्ड से जो भी परसेंटेज देंगे कहाँ जाएगा, पर PER नाम ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। और यहीं से शुरू करते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहां पर लिखिए प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। और ठीक इसके सामने आइए, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये स्मॉल लेटर में भाई, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 45, तो प्रिंट में क्या करना है आपको, सेकेंड डिवीजन। और फिर एलिफ में परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर क्या हो जाए प्रिंट में थर्ड डिवीजन। और अगर 33 से कम हो तो आपको उसको कंडीशन में टेस्ट करना है। आप बार बार ई को कंफर्म कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं इस साइड तरह से लिख देता हूं। इल्स में आपको क्या करना है, इल्स में प्रिंट लिखना है ट्राई टू नेक्स्ट अगेन, या मैं फेल नहीं लिख रहा हूं, आप ट्राई टू नेक्स्ट अगेन मैंने लिख दिया है। और मैं लास्ट में लिख दे रहा हूं आउट ऑफ स्टेटमेंट में एग्जिट कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम से कंट्रोल बाहर जा रहा है। आप देखिए इस प्रोग्राम को, इसमें इसका एग्जाम्पल तैयार किया गया है। प्रोग्राम है जिसमें एक स्टूडेंट का मार्क्स पहले से ही इंटर हुआ होगा, परसेंटेज आपको इंटर कराना है, उस परसेंटेज के बिहाफ पे आपका प्रोग्राम फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन हो जाए। और अगर ये डिवीजन हम लोग इस अकॉर्डिंग सेट किए हो कि अगर आपका जो गेन्ड मार्क है, ऑब्टेन्ड मार्क है, वो 60 से ज्यादा हो तो फर्स्ट डिवीजन, अगर आपका 45 और 60 के बीच में हो तो सेकेंड डिवीजन, और अगर आपका 33 और 45 के बीच में हो तो थर्ड डिवीजन, और 33 से कम हो तो फेल। ये प्रोग्राम बता देगा। चलिए प्रोग्राम को रन कराते हैं। जैसे सपोज दैट आपने पहली बार दिया 63,
अब बताइए क्या परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, क्या परसेंटेज बड़ा है 60 से? आप देख रहे हैं पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ क्या है, प्रिंट है, और प्रिंट मैसेज क्या है, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन आपको करके बाहर चला जाएगा, डायरेक्ट आउटपुट आएगा फर्स्ट डिवीजन, और आंसर क्या आएगा, एग्जिट कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। अगर सपोज दैट यहाँ पर आपने या हमने किया होता, इंटर किया होता 43, तो परसेंटेज पे क्या है, 43 है, तो 43 इज ग्रेटर देन 60, फाल्स। फाल्स होने पे फिर यहाँ आएगा, और यहाँ पे परसेंटेज इज ग्रेटर देन 45, क्या परसेंटेज बड़ा है 45 से? नहीं, ये भी कंडीशन फाल्स हो गई। फिर नेक्स्ट पे आएगा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, क्या परसेंटेज मतलब 43 बड़ा है या बराबर है 33 से? तो बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा है 33 से, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो इसके रिस्पेक्ट में बदलेगा थर्ड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन आपको शो कर देगा, और थर्ड डिवीजन शो करने के बाद बाहर निकल बोलेगा एग्जिट कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। सपोज दैट आपने यहाँ पर 32 प्रेस किया होता, या 32 ही मान लेते हैं, तो ये ना तो यहाँ कंडीशन मैच करता, ना इस, तब कंट्रोल आपको कहाँ सेंड करता, कंट्रोल आपको नेक्स्ट वाले कंडीशन पे भेजता, यहाँ भी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होती, फिर यहाँ भेजता, यहाँ भी नॉन सेटिस्फाइड होती, तो आखिरकार में आपको मैसेज आता ट्राई टू नेक्स्ट अगेन, और ये मैसेज भी यहाँ से शो होता। तो आप देख रहे हैं किसी भी कंडीशन में आपको 2 लाइन का स्टेटमेंट मिलेगा। पहला जो होगा वो प्रत्येक में एक लाइन का स्टेटमेंट लिखा वो मिलेगा, और साथ में सभी के साथ में ये वाला मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेटमेंट है, अदर स्टेटमेंट तो सबके साथ एग्जीक्यूट होता ही है। आई होप आपको इफ, इलिफ, इल्स स्टेटमेंट का थ्योरी, कंसेप्ट, सिंटैक्स, डाटा फ्लो डायग्राम और एग्जांपल समझ में आ गया। आप इसी तरह 1-2 और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि उस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम लेके आऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा। अभी हम लोग आइडियली पे प्रोग्राम रन कराएंगे यहाँ पे। हालांकि हम प्रत्येक प्रोग्राम को आपको व्हाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूंगा, जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम जो मोर देन प्रोग्राम आप कह सकते हो, वो आपको आइडियली पे सब एग्जीक्यूट करके रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मीट नेक्स्ट क्लास।